जी, नमस्कार। मैं एमज़िली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो चलिए, आप सभी अब अच्छे होंगे, सर्दियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं, तो सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा पढ़ते रहें। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ रहे थे पिछली क्लासेस में, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे उनकी अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एनामोलीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या-क्या एनामोलीज़ देखे जाते हैं, प्लेसेंटल एनामोलीज़ कौन-कौन से होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर सक्कन-च्यूरेट प्लेसेंटा आता है, बाइलोवाटा आता है ना? प्लेसेंटा सुप्रिया आता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से भी और नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओबीसी के रिगार्डिंग, तो आपको बने रहना है, ठीक है? तो चलेंगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आज की। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप प्लेसेंटल एनामोलीज़। प्लेसेंटल एनामोलीज़ का मतलब क्या है? देखो, प्लेसेंटल एनामोलीज़ जो होते हैं, उनका मतलब क्या है? सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि प्लेसेंटा एनामोलीज़ का मतलब क्या है? देखो, प्लेसेंटा का मतलब आप सब समझते हो कि प्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटा, है ना? प्लेसेंटा का मतलब आप समझ गए हो। एनामोलीज़ का मतलब क्या है कि एब्नॉर्मल होना। क्या होना बच्चों? एब्नॉर्मल होना। एनामोलीज़ का मतलब क्या है कि नॉर्मल से हटके होना। इसका मतलब कि एब्नॉर्मल होगा कि भई नॉर्मल तो हमने देखा कि इतनी साइज़ का होता है, अगर इसकी साइज़ बढ़ा देंगे तो एब्नॉर्मल हो जाएगा, छोटा कर देंगे तो एब्नॉर्मल हो जाएगा। आगे बात समझ में? शेप अगर अलग कर देंगे तो एब्नॉर्मल हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो सबसे पहली जो हम बात देखेंगे एनामोलीज़ के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट हम लिखेंगे, वो अकॉर्डिंग टू साइज़ देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की साइज के ऊपर देखते हैं कि नॉर्मल तो हमने देखा था नॉर्मल अक्सर आपने बताया था डिस्क शेप का होता है और कैसा होता है लेस देन 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है थिकनेस होती है अगर फिर थिकनेस सपोज दैट 8 हो जाए ज़्यादा हो जाए तो भी मैंने आपको कल की क्लास में कंडीशन बताई थी किन किन कंडीशंस में ज़्यादा देखने को मिलती है देखेंगे कल की क्लास अगर किसी ने ली है तो आप बता सकते हो कि सर आपने हमें बताया था अगर मैं आपसे बात करूं कि दो कंडीशंस के अंदर देखा जाता है सबसे अगर मैं पहली बात करूं तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटोमेगैली एक होता है प्लेसेंटोमेगैली और एक होता है स्मॉल साइज ऑफ प्लेसेंटा आई बात समझ में प्लेसेंटोमेगैली का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे नाम से समझ गए होंगे प्लेसेंटोमेगैली का मतलब होता है कि बिग साइज ऑफ प्लेसेंटा किसे बिग साइज ऑफ प्लेसेंटा कि आपको बड़ा साइज का प्लेसेंटा देखने को मिलेगा लेकिन बड़ा साइज का कहाँ देखने को मिलेगा किन किन कंडीशंस के अंदर देखने को मिलेगा मैंने आपको कल की क्लास में वो बातें दोनों बताई थी कि आपको बड़ा साइज का जो प्लेसेंटा होगा वो कहाँ देखने को मिलेगा अगर मैं आपसे नॉर्मल प्लेसेंटा की बात करता हूँ कि सर नॉर्मल जो प्लेसेंटा की थिकनेस होती है नॉर्मल प्लेसेंटा की जो थिकनेस थी वो कितनी थी लेस देन 4 सेंटीमीटर कितनी थी बच्चों लेस देन 4 सेंटीमीटर नॉर्मल प्लेसेंटा की थिकनेस होती है लेकिन प्लेसेंटो मेगेली के अंदर प्लेसेंटो मेगेली के अंदर कितनी थिकनेस हो जाती है कि सर 4 हो जाती है और कितनी भी हो सकती है बच्चों 4 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी लेकिन कितनी भी हो सकती है आगे बात समझ में अगर मैं आपसे बात करूं कि सर कहाँ देखने को मिलता है तो सीन इन लिखेंगे इसके अंदर सीन इन मैंने आपको बताया था कि सर डायबिटिक मदर के अंदर देखने को मिल सकता है डायबिटिक अगर किसी मदर को क्या है डायबिटीज की कंडीशन है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है नंबर दूसरी बात मैंने आपको बताई थी नंबर दूसरी बात कौन सी बताई थी बच्चों मैंने बताया था ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है ट्विन ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है ये दोनों बातें भूलनी नहीं है कि डायबियोटिक मदर के अंदर और ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है बिग प्लेसेंटा देखने को मिलता है मतलब प्लेसेंटो मेगेली आपको देखने को मिल जाती है आगे बात समझ में प्लेसेंटो मेगेली का मतलब सिर्फ इतना सा ही होता है कि बड़े साइज का प्लेसेंटा हो जाना क्या कहलाता है प्लेसेंटो मेगेली कहलाता है सिंपल सी ये बात है क्लियर कट बात है आगे बात समझ में अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर स्मॉल साइज का जो प्लेसेंटा होता है वो कहाँ देखने को मिलता है कि सर स्मॉल साइज का प्लेसेंटा इन द सेंस कि आप नाम से समझ रहे हो कि छोटा प्लेसेंटा होगा नॉर्मल से छोटा आपको देखने को मिलेगा लेकिन लेस देन 2 सेंटीमीटर थिकनेस देखने को मिलेगी लेस देन
2 सेंटीमीटर की थिकनेस देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे कि सर ये तो आपको देखने को मिल गया, लेकिन लेस देन 2 सेंटीमीटर की थिकनेस आपको देखने को मिल गई, लेकिन कहाँ देखने को मिलता है सबसे पहले कि सीन इन आईयूजीआर। आईयूजीआर की फुल फॉर्म कौन बताएगा बच्चों? आईयूजीआर की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रा यूटेराइन, चलो लिख लो, इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। क्या देखने को मिला आपको? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। आगे बात समझ में, आईयूजीआर का मतलब क्या है कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। नंबर दूसरी बात करते हैं कि सर एक तो आईयूजीआर के अंदर देखने को मिलता है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब इनकी बारी आएगी बच्चों। ये टॉपिक्स है पूरे, डायबिटिक प्रेगनेंसी होना, है ना, ट्विन प्रेगनेंसी होना, आईयूजीआर का होना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हमने क्या देखा कि आईयूजीआर के अंदर देखने को मिल रहा है, और कहाँ देखने को मिल रहा है सर? पीआईएच के अंदर देखने को मिल रहा है। पीआईएच की फुल फॉर्म है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्या है बच्चों? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है पीआईएच का मतलब। अगर मैं आपसे तीसरी बात करता हूँ, तीसरी बात किसका मतलब और कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको इंक्रीज बीपी इन मदर। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर बीपी किसी का बढ़ा हुआ है, किसी मदर का बढ़ा हुआ है, तो उनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। क्या आपको बात समझ में आई? दोनों की दोनों बातें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, दोनों की दोनों बातें बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाई हैं, और आपको समझ में भी आई होंगी आई होप। कि इसमें कुछ नहीं करना है आपको। एक तो बड़ा साइज़ का प्लेसेंटा हो जाता है जिसका जो साइज़ होता है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, छोटे साइज़ का होता है उसकी 2 सेंटीमीटर से कम रह जाती है। अगर मैं आपसे बात करूँ कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना है डायबिटिक प्रेगनेंसी के अंदर, ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर बड़ा साइज़ का देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 बच्चे होंगे तो दोनों बच्चों के हिसाब से प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। और डायबिटिक मदर है मतलब कि ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो ग्लूकोज़ वाली महिला के अंदर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन स्मॉल साइज़ का जो प्लेसेंटा होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? स्मॉल साइज़ का प्लेसेंटा आईयूजीआर की कंडीशन में, पीआईएच की कंडीशन में, और बीपी इंक्रीज़ हो रहा है उसकी कंडीशन में देखने को मिल सकता है। आगे बात समझ में सभी को? बहुत बढ़िया। चलेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ दूसरा नंबर। हमने साइज़ के अकॉर्डिंग देख लिया, अब हम लोकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा। कि प्लेसेंटा एक तो होता है कि यूट्रस के पोस्टीरियर सुपीरियर वाले पार्ट में होता है, पोस्टीरियर वाले पार्ट में क्या होता है? इम्प्लांट होता है। लेकिन अगर वो नीचे इम्प्लांट हो जाए उसको क्या कहते हैं? देखो 2 कंडीशंस बनती हैं। 2 कंडीशंस फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि नॉर्मल होती है, एक होती है अबनॉर्मल। एक होती है नॉर्मल और एक होती है बच्चों अबनॉर्मल होती है। अगर मैं आपसे नॉर्मल की बात करूँ, नॉर्मल की बात करूँ तो यूट्रस कहाँ होता है? तो नॉर्मली प्लेसेंटा इज इम्प्लांट या कनेक्टेड ऐसे कह सकते हैं, या अटैच कह सकते हैं, अपर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस। पर एंड पोस्टीरियर पार्ट यूट्रस में ही तो अटैच होता है। मैंने आपको बताया डेफिनेशन नॉर्मल का मतलब। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया ये क्या है हमारा, ये क्या है? ये हमारा यूट्रस है सर। यहाँ पे हमें कहाँ देखने को मिलता है कि सर हमें यहाँ पे इम्प्लांटेशन देखने को मिल जाता है। उसको हम कहते हैं कि अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे अब नॉर्मल की बात करूं तो अब नॉर्मल का मतलब होता है कि प्लेसेंटा अटैच्ड टू द लोअर पार्ट, टू द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के लोअर पार्ट में अटैच हो जाना प्लेसेंटा क्या कहलाता है? कि सर प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये हमारा यूट्रस है और लोअर साइड में इम्प्लांट हो गया है, कि क्या हो गया बच्चों? लोअर साइड में इम्प्लांट हो गया है, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? कि प्लेसेंटा प्रीविया हमने किसको कहा? प्लेसेंटा प्रीविया हमने किसको कहा बच्चों?
कि लोअर साइड इम्प्लांटेशन हो जाना प्लेसेंटा का क्या कहलाता है? प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। और मैं अगर अपर साइड की बात करूँ आपसे, तो अपर साइड का मतलब क्या है कि नॉर्मली होता है। आगे बात समझ में, प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं, प्लेसेंटा अब्डक्टियो किसे कहते हैं? दो कंडीशंस होती हैं, अब्डक्टिव प्लेसेंटा होता है और एक प्लेसेंटा प्रीविया होता है। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, ये दोनों बातें हमारे समझ में आ गई सर, अकॉर्डिंग साइज़ और लोकेशन के बारे में आपने बता दिया। अब मैं आपसे कुछ अलग बातें करने जाऊँगा। अलग का मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, देखेंगे। एब्नॉर्मलिटीज़ एब्नॉर्मलिटीज़ इन लोब्स इन प्लेसेंटा। कि सर प्लेसेंटा की लोब्स में क्या एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, उसके बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं? आपने नाम सुने होंगे कि प्लेसेंटा सक्कन-चूरिएटा क्या होता है? देखो, ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारे पास एक प्लेसेंटा है। ये हमारे पास क्या है कि सर ये हमारे पास प्लेसेंटा है, मैंने इसको क्या कर दिया है? भर दिया है पूरा। कि सर ये तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्लेसेंटा है। आगे बात समझ में कि सर ये हमारे पास एक प्लेसेंटा है और मैं अगर इसकी बात करूँ कि सर इससे एक पार्ट निकल के क्या हो गया? इससे एक पार्ट छोटा-सा पार्ट निकल के इससे दूर हो गया और वो अटैच है ब्लड वेसल्स के साथ। कैसे है? वो अटैच है हमारी ब्लड वेसल्स के साथ। सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? सबको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? 1 मिनट इसको ज़ूम कर देते हैं। ये हमारा क्या है? देखो, दिखाई दे रहा है सभी को कि एक प्लेसेंटा तो बिग प्लेसेंटा तो कौन-सा है कि सर ये तो बड़ा प्लेसेंटा है, ये छोटा प्लेसेंटा है। ये दोनों ही क्या है बच्चों? प्लेसेंटा है। अगर आपको इस प्रकार की कोई इमेज देखने को मिले, तो आपको क्या बताना है कि सर सक्कन-चूरिएट प्लेसेंटा बताना है। क्या बताना है? इसका नाम होता है सक्कन सक्कन-चूरिएटा प्लेसेंटा बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भी इसकी फोटो आ सकती है। आपको कहीं भी ये देखने को मिल सकता है। इसको बोलते हैं सक्कन-चूरिएट प्लेसेंटा। अब आपने इसके अंदर इस इसकी डेफिनिशन को आप क्या नाम दोगे? इसकी डेफिनिशन कैसे लिखोगे? कि आपको क्या करना है कि मेन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कि मेन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा से एक छोटा वाला पार्ट निकल के सेपरेट होता है और सेपरेट होने के बाद वो क्या होता है ब्लड वेसल से जाके चिपक जाता है। इनको कहते हैं कि ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है कि बच्चों ब्लड वेसल्स हैं। आई बात समझ में कि ये क्या है बच्चों? ये हमारी ब्लड वेसल्स है जिससे क्या है कि वो लोब है, जो लोब है वो चिपका हुआ है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा आपसे तो क्या लिखेंगे? इन विच इन विच स्मॉल part of placenta separates from the in which the small part of placenta separates from the main part of placenta main placenta ऐसा लिख देंगे main placenta and is connected with द किससे कनेक्टेड होता है कि भैया ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होता है क्या होता है वेसल्स इज कॉल्ड सक्कनचूरिएट प्लेसेंटा क्या आपको मेरी बात समझ में आई देखो डेफिनेशन में मैंने कुछ नहीं लिखा है डेफिनेशन में जो हमने देखा है वही सब लिखा है आप ध्यान से पढ़ेंगे डेफिनेशन को और ध्यान से इस इमेज को देखेंगे आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा आपको 1 ही मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कि सक्कनचूरिएट प्लेसेंटा क्या होता है सक्कनचूरिएट प्लेसेंटा का मतलब क्या है आगे बस में सक्कनचूरिएट का मतलब आपको समझ जाना है जिसके अंदर ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं सक्कनचूरिएट प्लेसेंटा कि जो एक बड़ा प्लेसेंटा होता है, एक छोटा प्लेसेंटा होता है और ये जो बड़ा प्लेसेंटा होता है, उससे एक छोटा-सा पार्ट निकल के क्या होता है, अलग हो जाता है और अलग होके क्या करता है, वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, उसको कहते हैं सक्कन-चूरिएट प्लेसेंटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। दूसरी नंबर की कंडीशन देखते हैं कि सर एक तो होता है ये वाला और एक होता है ये वाला, कि सर ये तो आपने बताया कि ये तो बड़ा प्लेसेंटा है और ये क्या है, ये हमारा है दूसरा प्लेसेंटा।
ये दोनों प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा प्लेसेंटा। आगे बात समझ में, दोनों के दोनों प्लेसेंटा हैं। अब इसको बोलते हैं प्लेसेंटा सुप्रिया, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों प्लेसेंटा सुप्रिया। अब प्लेसेंटा सुप्रिया को क्या आप डेफिनेशन का नाम दोगे, देखेंगे कि इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज सेपरेट फ्रॉम मेन प्लेसेंटा। इसमें क्या हुआ है कि इसके अंदर स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट होता है मेन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा से, वट इट इज वट इट इज नॉट कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर हमने क्या देखा कि सर हमने आपको बताया कि सक्कन चूरिट प्लेसेंटा के अंदर तो ब्लड वेसल्स पाई जाती थी और उससे कनेक्टेड होता था, लेकिन हम प्लेसेंटा अगर सुप्रिया की बात करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई ब्लड वेसल्स नहीं देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं देखने को मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग ही हो जाएगा। ये क्या होगा, जो मेम्ब्रेन इसके ऊपर पाई जाएगी ना, वो आपको इमेजेस, आप जब गूगल पे डालोगे तो आपको इमेजेस देखने को मिलेगी कि मेम्ब्रेन सभी के ऊपर पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन जो है वो सभी के ऊपर पाई जाएगी, लेकिन स्मॉल पार्ट ब्लड वेसल से कनेक्टेड नहीं होगा। आगे बात समझ में। अब ब्लड वेसल्स इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये दोनों को क्या करती है, बांधे रखती है। आगे बात समझ में। आपको जब इमेज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसी प्रकार की आपको इमेज देखने को मिलेगी। अब भैया यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात है कि ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो कैसा होता है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, और एक जो होता है ब्लड वेसल से कनेक्टेड नहीं होता है। जो नहीं होता उसको हमने क्या कह दिया, प्लेसेंटा सुप्रिया कह दिया, और जो होता है उसको हमने कह दिया, क्या कह दिया, प्लेसेंटा सक्कन चूरिएटा कह दिया। आगे बात समझ में। एक होता है, नंबर तीसरा लिखेंगे, एक प्लेसेंटा ये हो गया, एक प्लेसेंटा ये हो गया। अब ये दोनों सर बराबर के क्यों बनाए हैं, सर दोनों बराबर के क्यों बना दिए हैं? सर ये दोनों बराबर के क्यों बनाए हैं, मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि सर दोनों बराबर के क्यों बनाए हैं, तो आपको बता देना है सर कि इसका मतलब क्या होता है। कि सर दोनों बनाने, बड़ा बनाने का पर्पस भी तो कुछ है। मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे अभी। ये हमारा क्या हो गया बच्चों कि ये हमारे दोनों क्या है, प्लेसेंटा है। ये दोनों हमारे प्लेसेंटा हैं और इक्वल हैं। क्या है बच्चों, इक्वल है। इसको हमने बोला कि प्लेसेंटा बाइलोबाटा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा बाइलोबाटा। बाइलोबाटा का मतलब क्या है, देखो बाई का मतलब तो होता है दो, क्या होता है, दो होता है। अगर लोब की बात करूं, लोबाटा का मतलब होता है दो, लोब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, एंड लोबाटा का मतलब होता है लोब। तो प्लेसेंटा के दो लोब्स का होना, दोनों कैसे होंगे बच्चों, इक्वल लोब्स होंगे। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की अब से बात करूं, और कनेक्टेड किससे हैं, ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। ये कैसी हैं, ये ब्लड वेसल से हैं, ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड है बच्चों। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो क्या होता है, व्हेन इक्वली सेपरेट, when two equally separate the placenta, ऐसे लिखेंगे, सेपरेट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा एंड connected with each other with the help of blood vessels is called placenta बाइलोबाटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई?
यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, ये बहुत इजी इजी डेफिनेशंस मैंने आपको लिखी है। मैंने कोई आपको थ्योरी वाली डेफिनेशंस नहीं लिखाई है, मैंने सिर्फ समझ के आपको लिखाई है। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपने सर 3 चीजें बताई हमें, आपने सर 3 चीजें बताई, आपने क्या बताया सर? एक तो आपने ये बताया कि अगर ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड है तो इसको बोला सक्कन चूरियटा। कि साहब ने क्या बोला? सक्कन चूरियटा बोल दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आपने ये कर बताया ये कनेक्टेड नहीं होता किसी से भी, ब्लड वेसल से कनेक्टेड नहीं है, तो उसका मतलब आपने बताया सुप्रिया होता है। ठीक है, और एक आपने दोनों दोनों एक जैसे बना दिए, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाइलोबाटा। आप इन तीनों को गूगल करके देखोगे, आपको खुद ब खुद क्या समझ में आ जाएगी, इसकी इमेज समझ में आ जाएगी। तो आपको वहां जाके देखना है, जरूर से जरूर देखना है। बाकी हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये तीनों एक मेम्ब्रेन से ही कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ये नहीं है कि एक अलग जा रहा है एक अलग जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये कनेक्टेड होते हैं, मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ये तीनों के तीनों ऐसी पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। तो आप जब देखोगे वहां पे जाके तो आपको ऐसी पिक्चर्स देखने को मिलेगी, और यहाँ पे किसी भी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम तीनों की बात कर लेते हैं कि सर ये तीनों के अंदर क्या देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे तीनों की बात करता हूं तो तीनों के अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चों? इसके अंदर देखने को मिलता है ऑल ऑफ थ्री देम, या हम कह सकते हैं ऑल ऑफ थ्री प्लेसेंटा कॉज कैन कॉज पीपीएच। पीपीएच का मतलब क्या होता है? कि सर पोस्ट पार्टम हेमरेज। पीपीएच का मतलब क्या है बच्चों? कि सर पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या है? कि डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग का होना, डिलीवरी के बाद में क्या हो जाना बच्चों? ब्लीडिंग का होना क्या कहलाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन के अंदर आता है। कि डिलीवरी के 6 महीने तक, 6 मंथ तक क्या हो जाना? डिलीवरी के 6 मंथ तक क्या हो जाना? ब्लीडिंग का होना। कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, उसको कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होता है कि सर इनके अंदर क्या होता है कि सर आपने बताया कि सर एक लोग आप डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि बड़ा वाला प्लेसेंटा तो आउट हो जाता है, लेकिन जो छोटा वाला प्लेसेंटा होता है वो रिमेन रह सकता है अंदर। तो अगर रिमेन रह गया तो वो क्या कारण बन सकता है? वो कारण बन सकता है हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज का बन सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज आफ्टर डिलीवरी द मेन प्लेसेंटा is out, but small size of placenta, small part of placenta is लिखेंगे, small part of placenta can remain inside cause PPH। क्या कर सकता है कि वो अंदर रह के क्या कर सकता है बच्चों? पीपीएच की कंडीशन आपको शो कर सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई? यहाँ तक की कंडीशन में किसी को कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या कहता है कि abnormalities abnormalities of fetal and maternal surface। कि आपको फीटल और मैटरनल सरफेस के अंदर कोई भी एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन के अंदर कौन-कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली हम बात करेंगे कि नॉर्मली तो क्या होता है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि नॉर्मली क्या होता है कि फीटल एंड मैटरनल सरफेस आर इक्वल एंड दैट, दोनों की दोनों सरफेस कैसी होती है? इक्वल होती है। एंड दैट इज मेक प्लेसेंटा डिस्क शेप।
आई बात समझ में कि दोनों के दोनों सरफेस कैसी बताई थी मैंने आपको कि सर आपको कैसी बताई थी मैंने मैटरनल सरफेस बताई और फीटल सरफेस बताई। देखो अगर मैं आपसे नॉर्मल की बात करने जा रहा हूं सर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे कुछ बनाऊंगा कि प्लेसेंटा का ये वाला तो पोस्टीरियर पार्ट है, ये कौन सा है बच्चों पोस्टीरियर पार्ट है और ये एंटीरियर पार्ट है। आपको समझना है सिर्फ कि दोनों के दोनों सर प्लेसेंटा कैसे हैं। देखो कि दोनों के दोनों प्लेसेंटा हैं, ये पूरा प्लेसेंटा है कि सर ये मैटरनल सरफेस है और नीचे वाली कौन सी है कि सर नीचे वाली कौन सी है बच्चों, ये नीचे वाली कौन सी है, नीचे वाली हमारी मैटरनल सरफेस है और ऊपर वाली कौन सी है फीटल सरफेस है, ऐसे समझ लो। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करता हूं कि सर ये दोनों इक्वल हैं तभी हमारा प्लेसेंटा डिस्क शेप का बन रहा है। अगर सपोज दैट नीचे वाली जो मैटरनल सरफेस है वो बड़ी हो जाए और प्लेसेंटा की सरफेस छोटी हो जाए, प्लेसेंटा की सरफेस छोटी हो जाए और मैटरनल सरफेस बड़ी हो जाए, ऐसे उसको कवर कर ले, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। वही कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वही कंडीशन की आपसे बात की जा रही है कि उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि ये तो नॉर्मली कंडीशन हमने देख ली। अब मैं अबनॉर्मल कंडीशन की बात करता हूं। सपोज सपोज इफ fetal surface is smaller than maternal surface is called, ऐसे लिखेंगे maternal surface and surround the fetal surface is called circumvallate placenta। क्या बोलते हैं उसको, सरकमवैलेट प्लेसेंटा उसको बोला जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों कि उसको सरकमवैलेट प्लेसेंटा क्यों बोला, क्योंकि एक सर्कल बना लेता है, जो मैटरनल सरफेस होती है वो बड़ी हो जाती है और फीटल सरफेस है वो छोटी रह जाती है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये तो हमारी है फीटल सरफेस, ये तो क्या है फीटल सरफेस है भैया, है ना, और ये है मेटल सरफेस। अगर मैं इसकी बात करूं कि सर ये मेटल सरफेस बड़ी हो गई है, ये मेटल सरफेस है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है भैया मैटरनल सरफेस है। अगर मैं इसकी बात करूं कि सर इसके अंदर क्या बताया गया है कि सर मैटरनल सरफेस बड़ी हो जाती है और बड़ी होके क्या करती है, उसको सराउंड करने का काम करती है, उसको सराउंड करने का काम करती है, अपने अंदर लेने का काम करती है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही पार्ट आपको देखने को मिलता है, किसका, इतना सा ही पार्ट क्या होता है आपको विजिबल होता है उस प्लेसेंटा के अंदर की फीटल सरफेस का, ये पार्ट होता है। और यहीं से क्या होती है, जो कॉर्ड्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। ये जो कॉर्ड्स होती हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड्स वगैरह जो होती हैं, जितनी वेन आर्टरी होती है, वो सब कनेक्टेड इतने से ही पार्ट में होती हैं। उसको कहते हैं सरकमवैलेट प्लेसेंटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों। सिंपल सी कहानी है यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल गूगल पे जाना है। सिंपल गूगल पे जाके भी आप क्या कर सकते हो इसको देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल पे जाके भी, मैं आपको गूगल जाके दिखाता हूँ कि सर सरकमवैलेट प्लेसेंटा क्या होता है, देखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर सरकमवैलेट प्लेसेंटा की, तो बहुत इजी है सरकमवैलेट प्लेसेंटा को देखना। देखो यहाँ पे देखो ये क्लियर एकदम क्लियर आपको इमेज देखने को मिलेगी, क्लियर एकदम इमेज देखने को मिलेगी। देखो अगर मैं आपसे बात करूं इसकी कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है ना कि आपको एकदम से छोटी सरफेस देखने, जो ऊपर वाली सरफेस है वो कैसी है, वो कैसी है बच्चों, वो कैसी है, वो आपकी फीटल सरफेस है। और जो अंदर वाली जो लेयर है, जो आपको सराउंडिंग देखने को मिल रही है, सराउंडेड देखने को मिल रही है, उसको कहते हैं मैटरनल सरफेस। और जो जिसमें कोड अटैच है, जिसमें जो कोड अटैच है वो फीटल सरफेस है। क्या आपको समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर्कल बना लेता है एक फीटल सरफेस के ऊपर, मैटरनल सरफेस जो होती है वो सर्कल बना लेती है, उसको ही नाम दिया है सरकमवैलेट प्लेसेंटा। यहाँ पर किसी भी कंफ्यूजन की कोई बात है कि सर बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे। अगर मैं बात करूं कि सर इस किसके कारण कॉज होता है ये, या कॉज का क्या कर सकता है, तो कॉज आईयूजीआर के अंदर देखने को मिल सकता है, या सॉरी डेथ ऑफ फीटस कॉज कर सकता है,
ये क्या-क्या कॉज़ कर सकता है कि सर आईयूजीआर की कंडीशन कॉज़ कर सकता है। ऐसा प्लेसेंटा होने पे, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा होने पे फीटस की डेथ हो सकती है, फीटस आईयूजीआर की कंडीशन देख सकता है, या फिर एंटीपार्टम हेमरेज आपको देखने को मिल सकता है। एंटीपार्टम हेमरेज एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब क्या होता है बच्चों? एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि डिलीवरी से पहले क्या हो जाना, डिलीवरी से पहले ही आपको ब्लीडिंग देखने को मिल जाना, उस कंडीशन को कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलेंगे, अगर मैं आपसे बात करूँ अबनॉर्मैलिटीज़, अब मैं दूसरे की बात करता हूँ आपसे। अबनॉर्मैलिटीज़ ऑफ कोरियोनिक ब्लाई अटैचमेंट। देखो नाम समझ में आ रहा होगा, कोरियोनिक ब्लाई अपन ने कहाँ देखी थी? सर आपने ये बताया था हमें, तो ये हमारा यूट्रस था कि सर ये हमारा यूट्रस है और ये हमारा इंटरनल पार्ट है और ये हमारी मायोमेट्रियम है, ठीक है? अब यहाँ पे जो प्लेसेंटा है नॉर्मल अटैच होता है, लेकिन ये अटैच अटैच अगर मायोमेट्रियम के अंदर हो जाए या किसके अंदर हो जाए, ज़्यादा घुसता ही चले जाए। और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि इसकी डेप्थ को कौन करता है तय, कि ये कहाँ तक ही लेयर तक होना चाहिए। कौन सी लेयर थी वो? नीटा बच लेयर बताई थी मैंने आपको कि ये कहाँ तक इम्प्लांट होना चाहिए। सर नीटा बच लेयर तक ही इम्प्लांट होना चाहिए। डिसाइड कौन करता है? उससे आगे नहीं जाना चाहिए, उससे आगे जाता है तो कौन कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो मैंने आपको बताया था abnormalities ऑफ द कोरियोनिक ब्लाई अटैचमेंट। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, नॉर्मली पहले हम नॉर्मल की बात कर लेते हैं कि सर नॉर्मली placenta is attached to the endometrium, या हम कह सकते हैं डेसिडुआ, या एंडोमेट्रियम कह लो। क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि अटैच होता है डेसिडुआ से, और डेसिडुआ कैसी लेयर होती है कि सर एंडोमेट्रियम जो होती है वो वीक लेयर होती है, इस वीक लेयर। सो इजीली so easily separate the placenta, so easily separate the placenta after delivery from endometrium after delivery। आगे बात सुन में, ये तो हमारी नॉर्मल कहानी थी कि सर एंडोमेट्रियम से अटैच होती है, और एंडोमेट्रियम कैसी होती है? बिग लेयर होती है, और वहां से इजीली क्या होता था? सेपरेट हो जाता है। अगर सपोज दैट, इफ सपोज ऐसे लिखेंगे, इफ सपोज प्लेसेंटा या कोरियोनिक बिलाई are not attached with endometrium, but they attach myometrium and serosal layer of uterus। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर ये मायोमेट्रियम और सेरोसल लेयर से अटैच हो गई ना बच्चों एक बार, तो वहां से सेपरेट होना किसी के बस की बात नहीं होती है, किसी के बस की बात नहीं होती है। उसमें यूट्रस को ही निकालना पड़ता है बच्चों, उसमें यूट्रस को ही निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत डेंजर हो जाता है। वहां से सेपरेट होने का मतलब है कि पेशेंट डेड हो सकता है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाईज पाई जाती है मायोमेट्रियम के अंदर। मायोमेट्रियम एक बहुत स्ट्रांग लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सारी सप्लाईज उसके अंदर पाई जाती हैं। अगर वहां से आपने जबरदस्ती खींचने की कोशिश करी उसको, तो ब्लीडिंग चालू हो सकती है, और ब्लीडिंग एक बार चालू हो गई वहां से तो रुकेगी नहीं। तो हमने क्या किया तो हमने क्या किया कि वहां से अटैच हो गया, एंड यूट्रस अटैच, एंड दे
नॉट सेपरेट इजीली, वहां से इजीली सेपरेट नहीं होता है। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर वहां से सो आफ्टर डिलीवरी कंटिन्यू ब्लीड, आपको कंटिन्यू ब्लीड वहां पे देखने को मिल सकती है। मैंने आपसे क्या बात करी बच्चों, कि एक तो हमने बात करी कि सर एंडोमेट्रियम से क्या होता है, अटैच होता है नॉर्मली और वहां से सेपरेट हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर ये एंडोमेट्रियम से क्या नहीं होके, अटैच नहीं होके और वहां अटैच हो जाए, कहाँ पे, मायोमेट्रियम या फिर सीरोसल लेयर के अंदर अटैच हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम क्या करते हैं कि वहां से सेपरेट होना बस की बात नहीं होती है। इसीलिए क्या हो सकता है, वहां से डिलीवरी के बाद कंटिन्यू ब्लीड आपको देखने को मिल सकता है। तो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा आर कॉल्ड, लिखेंगे, दीज टाइप ऑफ प्लेसेंटा आर कॉल्ड morbidity adhere प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसको, मॉर्बिडिटी अडेयर प्लेसेंटा। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डेथ रेट, मॉर्बिडिटी का मतलब आपने पढ़ा होगा मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी, तो दोनों क्या होते हैं, डेथ रेट के ऊपर क्या करती है, अडेयर्ड को प्रेजेंट क्या करती है, डिनोट करती है। आगे बात समझ में, अगर मैं इसकी बात करूं कि सर ये कितने टाइप का हो सकता है, कि सर ऐसा प्लेसेंटा कितने टाइप का हो सकता है, तो 3 टाइप का हो सकता है। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूं तो कौन सा होता है, एक होता है प्लेसेंटा एक्रीटा, सुना होगा कहीं ना कहीं आपने, और एक होता है प्लेसेंटा इनक्रीटा, और एक होता है प्लेसेंटा परक्रीटा। तीनों का नाम अलग अलग है, तीनों का काम अलग अलग है, देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहली मैं आपसे अगर यूट्रस की बात करूं कि सर ये तो हमारा क्या है, कि सर ये हमारा यूट्रस है और ये हमारी मायोमेट्रियम है और ये हमारी सिरोसल लेयर है। देखो ये हमारी सिरोसा है, ये मायोमेट्रियम है। मैं एक ही बार में लिखूंगा, आपको सबको समझना है। ठीक है, अब मैं इसको रेड से बना देता हूँ। ठीक है, इसको रेड से मैंने बना दिया, ये हमारी मायोमेट्रियम है ना, और ये हमारी कौन सी है, ये हमारी जो व्हाइट वाली है ये कौन सी है, ये हमारी एंडोमेट्रियम है। आई बात समझ में, कि सर ये तो हमारी कौन सी लेयर है, कि सर एंडोमेट्रियम है, ये हमारी सीरोसल लेयर है और ये हमारी मायोमेट्रियम है। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर ये हमारा जो इम्प्लांटेशन था, इम्प्लांटेशन को हम किस कलर में बनाएंगे बच्चों, इम्प्लांटेशन को हम बनाते हैं ग्रीन कलर के अंदर। ठीक है, अगर ये इम्प्लांटेशन एक तो क्या होता है, सुपरफिशियली अटैच्ड है, दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा कि सुपरफिशियली अटैच्ड है, उसको हमने क्या बोला, प्लेसेंटा एक्रीटा हमने बोला। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर यहाँ पे भी एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, कि सर आपने क्या बनाया, सर एक डायग्राम और बना दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सर इसको वापस से हमने क्या कर दिया, इसको हमने वापस से क्या कर दिया कि सर ये तो क्या हो गया, डीपली अटैच हो गया। ये क्या हो गया सर, डीपली अटैच हो गया, उसको हमने क्या कहेंगे, प्लेसेंटा, उसको हमने क्या कहेंगे बच्चों, प्लेसेंटा इंक्रीटा कहेंगे। अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ सर आपसे, कि सर तीसरे की आपने हमसे बात करी है कि सर एक तो हमारे पास ये था और एक ये था, हमारी मायोमेट्रियम लेयर थी और एक हमारी एंडोमेट्रियम लेयर थी, और हमारे पास जो हमारा इम्प्लांट था वो कितना अंदर चला गया है भैया, वो तो बहुत अंदर चला गया है, कि सिरोसल लेयर तक चला गया है। यहाँ पे तीनों के तीनों चीजें आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएंगी अगर आपने कंसंट्रेशन से ये बात सुनी है तो। मैंने आपको बताया प्लेसेंटा एक्रीटा के अंदर क्या बताया बच्चों, प्लेसेंटा जो एक्रीटा था हमारा, उसके अंदर मैंने आपको सिरोसल लेयर बताई है, मायोमेट्रियम बताया है, और किसकी बात करी है, एंडोमेट्रियम की बात करी है। तो सुपरफिशियली अगर अटैच्ड है, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में लिखता हूँ कि सुपरफिशियली अटैच्ड को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा का नाम क्या है, तो ये क्या होता है बच्चों, कि कोरियोनिक विलाय
chorionic villi are superficially attached to the myometrium। अगर ये सुपरफिशियली अटैच्ड है मायोमेट्रियम से तो उसको हमने बोल दिया प्लेसेंटा एक्रिटा बोल दिया। एक्रिटा हमने बोला सुपरफिशियली अटैच्ड है और ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन सीन होता है बच्चों। क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सी अबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलती है मोस्ट कॉमन, तो आपको बताना है कि प्लेसेंटा एक्रिटा का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, प्लेसेंटा इनक्रीटा की, तो आपने देखा था कि सर कॉरियोनिक बिलाई कहाँ थी, डीपली अटैच्ड हो गई थी। कि सर कॉरियोनिक बिलाई आर डीपली या इनवेड अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे तीसरी की बात करता हूं, तीसरी का मतलब परक्रीटा, परक्रीटा का मतलब परे चले जाना, परक्रीटा का मतलब हमारे हाथ से चले जाना, परे चले जाना मतलब सीरोसल लेयर तक पहुंच जाना। तो इसमें बोलेंगे कि सर कॉरियोनिक villi आर अटैच्ड, अटैच्ड विद द, किसके साथ अटैच हो रही है बच्चों, कि अटैच विद द मायोमेट्रियम एंड सीरोसल लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। सिरोसल लेयर से अटैच होना क्या कहलाता है बच्चों, हमने क्या बोला, प्लेसेंटा एक्रीटा के बारे में देखा, इनक्रीटा के बारे में देखा और परक्रीटा के बारे में। बहुत इजी इजी सब्जेक्ट है, बहुत सॉरी इजी इजी टॉपिक्स हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन की होने की जरूरत नहीं है। किसी को समझ में नहीं आया तो बार बार देखें और प्लीज देखें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करूं कि द मेन रीजन क्या हो सकता है, मेन रीजन व्हाई दिस हैपन, कि ऐसा होता है क्यों, कि ऐसा क्यों होता है कि एंक्रीटा एक्रीटा हो गया भैया, क्यों हुआ, मतलब क्या कंडीशंस ऐसी देखने को मिली या फिर ऐसा क्यों हुआ। कि क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि या तो क्या हो, जो हमारी डिसाइड करती है लेयर, नीटा बच लेयर जो थी वो एब्सेंट हो जाए कि नीटा बच लेयर एब्सेंट। भाई अगर वो नहीं होगी तो उसको पता नहीं लगेगा कि कहाँ तक मुझे जाना है, आगे बात सुन में। तो आपको पता नहीं लगेगा कि मुझे कहाँ तक जाना है अगर उसकी एब्सेंट होने पे उसको क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर क्या हो, या फिर क्या हो, डेसिडुआ विसैलिस एब्सेंट हो। दोनों कंडीशंस के अंदर क्या हो सकता है कि ऐसा कारण आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपसे कोई कारण पूछता है कि ऐसा क्यों होता है तो आपको बता देना है कि नीटा बच लेयर या तो एब्सेंट होती है या फिर डेसिडुआ बेसिलस आपको एब्सेंट आपको देखने को मिल सकती है। आगे बात समझ में बहुत बढ़िया। कि टू मेन, अब इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, कि सर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कि सर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इसका। अगर इसका मैनेजमेंट क्या देखने को मिलता है, सबसे पहली बात अगर मैं करता हूं तो हिस्टेक्टमी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, हिस्टेक्टमी कर सकते हो, रिमूवल ऑफ यूट्रस। ये बेस्ट मैनेजमेंट होता है किसके केस में, एंक्रीटा परक्रीटा के केस में। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करूं दूसरा क्या होता है, इफ पेशेंट रिफ्यूज, इफ पेशेंट रिफ्यूज देन लीव द प्लेसेंटा इन यूट्रस एंड गिव antibiotics to the patient because cause infection।
देखो सिंपल सी बात है, दूसरापन को जानना नहीं है, दूसरा डॉक्टर्स का काम होता है। सिंपल सी बात हमें क्या करनी है कि सर मैनेजमेंट के अगर बारे में पूछता है कोई, तो हिस्टेरेक्टॉमी का आपको क्या देना है, उसका क्या देना है, हिस्टेरेक्टॉमी ही आपको क्या देना है, उसका बेस्ट रिमूवल या बेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ऊपर आपको क्या करना है, इसको लिख देना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर मैनेजमेंट के बारे में पूछे भैया, इसके अंदर तो हमें पूरा यूट्रस की यूट्रस निकालना पड़ता है, क्योंकि मायोमेट्रियम के निकालने की अगर आपने कोशिश करी तो वहाँ से ब्लीड हो सकता है, और ब्लीड होने के कारण क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करना है, हिस्टेरेक्टॉमी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस। आगे बात समझ में, यहाँ तक कि सबको बात समझ में आई। आज की क्लास में हमारा प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से होने वाली जो भी कितनी भी कंडीशंस थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सब लोग आप पढ़ के आइएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड कैसी कैसी होती है, कितनी वेन्स होती हैं, कितनी आर्टरीज होती हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे, कितनी लेंथ होती है। बहुत बढ़िया। कब कौन सी अराइज होती है, कौन सी डिस्क्लोज हो जाती है कब। तो थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे हमेशा। तो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।